नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं सबसे एक खौफनाक घटना कल पूरे संसार में घटित हुई, जिसने पूरे संसार का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया, जिससे पूरे संसार में बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। ये घटना हुई हमास द्वारा इजराइल पर 7,000 से अधिक मिसाइल दागी गई। हमला किया गया, एक खौफनाक हमला जिसके बारे में इजराइल ने कभी कल्पना नहीं की थी, विश्व के सामरिक विशेषज्ञों ने कल्पना नहीं की थी। इस खौफनाक ढंग से हमास ने 7 तारीख को इजराइल पे वो हमला किया। वो 50 साल पहले जो इजराइल पे किए गए हमले की याद में थी। उन्होंने हमला न केवल 7,000 इजराइलियों द्वारा किया, रॉकेटों द्वारा इजराइल में भारी तबाही मचाई गई। इजराइल का सुरक्षा कवच डोम जिसे पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध था, उसको धत्ता बताते हुए हजारों इजराइल की बस्तियों, उनके सैन्य ठिकानों में बर्बादी का कारण भयंकर रह गया। इजराइल ही नहीं, पूरा विश्व इसके साथ ग्लाइडर द्वारा, और जो दीवार थी, सुरक्षा कवच था, उसको तहस नहस करते हुए इजराइल में हमास के लड़ाकू घुसे और उन्होंने जो हमला किया उसको देख के पूरे विश्व सहम गया। ये अलग बात है कि इजराइल पे हुए हमले के बाद विदेशों में छुपे हमास नेता ईरान की राजधानी से लेकर इराक, सऊदी अरब, तुर्की और यही नहीं, इंग्लैंड और कनाडा में भी सड़कों पे अनेक हमास समर्थकों ने प्रदर्शन के जश्न मनाया। इस जश्न के बाद, इजराइल पे इस हमले के बाद, इस हमलों में अब तक 600-700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग घायल हो चुके हैं, कई इमारतें जमींदोज हो चुकी है। इसके बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमास को जमींदोज कर दिया जाएगा, उसको ऐसा सबक सिखाएगा कि आने वाली नस्लें याद करेंगी। तो इसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पे जो बमबारी की, उससे हमास के सैन्य ठिकाने तहस नहस कर गए। जो समुद्री मार्ग से भाग रहे थे हमास के या आतंकी, उनको निर्ममता से मार दिया गया। उधर अमेरिका ने जिस प्रकार से तुरंत इस हमले की कड़ी निंदा की, भारत ने निंदा की, इंग्लैंड ने निंदा की, नाटो ने निंदा की, वहीं अनेक देशों ने, सऊदी अरब सहित ईरान, इराक, लेबनान ने इस हमले का समर्थन किया। तुर्की में पूरे सड़कों पर लोग उतर आए। हैरानी की बात है, इस हमले का खमियाजा पूरे विश्व को भरना पड़ेगा। जिस प्रकार से इस हमले के कारण जो खनिज और तेल सप्लाई है पूरे विश्व की, पूरे विश्व में जो खाद्यान्न सप्लाई है इस खाड़ी देशों की तरफ से, वो प्रभावित हो जाएगी। संसार में इस प्रकार से जब अमेरिका ने तुरंत इस पर बयान दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा यह घृणित कायराना हमला है और हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल के साथ आज ही नहीं है अमेरिका, इसके बनने के दिन से लेकर आज तक इजराइल अमेरिका के दमखम पर ही पूरे अरब देशों के खिलाफ अपना अकेले ही टक्कर देता है। तो भारत ने भी इस हमले की निंदा की और आम जनमानस इसकी कड़ी निंदा करता है कि इस प्रकार से घातक हमला, वो भी विस्फोटक स्थिति में, जहां पूरे संसार के लिए खतरा हो। अब दुनिया के अधिकांश देश 2 भागों में बढ़ जाएंगे, एक इजराइल समर्थक और एक फिलिस्तीन समर्थक। फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई आज से नहीं है, 1948 से, जिस दिन से संयुक्त राष्ट्र संघ में इंग्लैंड ने ये प्रस्ताव रखा और 2 ये फिलिस्तीन के क्षेत्र में एक इजराइल स्वतंत्र देश का और फिलिस्तीन के गठन किया, तब से ही अरब देश इसको
पश्चिमी देशों द्वारा, इस्राएल द्वारा उनके भूभाग पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत लंबी जंग लड़ी। यह अलग बात है कि इस्राएल ने अपने पूरे समर्पण से अरब देशों को न केवल पछाड़ा, अभी तो अपनी सीमाएं विस्तार करने में लगे। पूरा यरूशलेम, उसने यरूशलेम जो था, जो पवित्र क्षेत्र है ईसाइयों का, यहूदियों का और मुस्लिम तीनों के लिए पवित्र क्षेत्र है यरूशलेम। यरूशलेम के अधिकांश भाग पे इस्राएल ने कब्जा कर लिया और यरूशलेम में ही वो मस्जिद है जहां मुस्लिम लोग बहुत श्रद्धा रखते हैं और यहूदियों के लिए भी ये बहुत पावन स्थल है और ईसाई के लिए भी यही बहुत पावन स्थल है। उनका ये मानना है ईसाई कि यही वो स्थान है जहां ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था। तो यरूशलेम पे तीनों अपना दावा ठोकते हैं और संघर्ष जहां होता है वो इस्राएल और फिलिस्तीनियों के बीच में, फिलिस्तीनियों के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में, जहां पूरा अरब जगत, मुस्लिम जगत एक साथ खड़ा है, वहीं इजराइल की तरह अमेरिका और इजराइल का गठन करने वाला इंग्लैंड, क्योंकि जिस प्रकार से नाजी अत्याचारियों के खिलाफ उसके दमन से पूरे संसार से यहूदियों का जो दमन हुआ, उससे उनमें एक इच्छा आ गई थी कि हमें अपना एक सुरक्षित देश बनाया जाए और वो भावनात्मक रूप से फिलिस्तीन के आसपास ही वहां पे अपना जगह बनाना चाह रहे थे, वहां पे अपना देश बनाना चाह रहे थे, एक सुरक्षित पनाहगाह बनाना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने वहां पे वो किया और उसका अनुकूल माहौल जब आया कि विश्व युद्ध में और इंग्लैंड की विजय हुई और ये फिलिस्तीन पूरा क्षेत्र इंग्लैंड के अधीन आ गया। तो वहां पे फिलिस्तीन में जब इजराइल का अस्तित्व नहीं था 1948 से पहले, तो ये फिलिस्तीन क्षेत्र था। इस फिलिस्तीन क्षेत्र में अरब लोग, मुस्लिम लोग बहुसंख्यक थे और इजराइल यहूदी लोग अल्पसंख्यक थे। इनमें संघर्ष चलता रहता था। इस संघर्ष को देखते हुए यहूदियों ने कई बार ये कहा कि हमें अपना एक देश बनाया जाए। इस देश को सिद्धांतिक रूप से सहमति इंग्लैंड ने दे दी थी, पर इंग्लैंड ने रूस और फ्रांस इत्यादि देशों के साथ मिलकर ये वो किया कि इसके दो हिस्से कर दिए जाएंगे। एक हिस्से में फिलिस्तीन रहेगा अरबों के लिए, दूसरे हिस्से में इजराइल रहेगा। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जब इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी, एक मान्यता दी देशों के रूप में, तो वहां सबसे पहले अरब देशों ने इस पे हमला कर दिया। इस्राएल ने अपने पूरे समर्पण से, अपने साथियों के सहयोग से, अमेरिका और इंग्लैंड इत्यादि देशों की सहायता से, जो उनका मनोबल था, जो उनके अस्त्र शस्त्र से, उनकी सहायता से पूरे अरब देशों को परास्त कर दिया। 1967 से लेकर तमाम 68 तक, 70 तक से लेकर आज तक ये तमाम संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष से पूरा इस देशों की तरफ, इधर से यहाँ पे यासर अराफात का शासन था फिलिस्तीन पर, उसके बाद हमास का जैसे उदय हुआ, हमास का ये मानना है कि हम किसी भी ढंग से इस्राएल को निस्तनाबूद कर देंगे और इस जो जमीन है अरबों की, जो फिलिस्तीन की है, इसे हम वापस अर्जित कर लेंगे और इसे हम एक धार्मिक युद्ध, जिहाद के द्वारा ग्रहण करें। अब उसी जिहाद के द्वारा उन्होंने कल दिखाया कि किस ढंग से उन्होंने इस प्रकार से जल मार्ग से, वायु मार्ग से और रॉकेटों के द्वारा किस प्रकार से वो इस्राएल की सुरक्षा व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके अंदर घुस के, जब अंदर घुस के तो पूरे इस्राएल नहीं पूरे संसार में एक प्रकार से हड़कंप मच गया।
बहुत चंके रह गई। किस प्रकार से एक संसार की सबसे एक दृढ़ और मजबूत सुरक्षा एजेंसी, जिसे त्वरित कार्रवाई करने वाली एजेंसी, जो दुश्मनों के घर तक मार करने वाली, दुश्मन को घर में मारती थी, सटीक एजेंसी मोसाद को भी इस इतने बड़े हमले की 7,000 के करीब रॉकेट वहां दागे गए और इस प्रकार से एक बड़ा हमला किया गया इस्राइल पे, तो इसकी भनक थकने लगी। और डोम ने जो उसका सुरक्षा तंत्र वो है उसको भेदने का काम किया। उस दीवार को तहस में घुसकर वहां इजराइल के 15-16 स्थानों पे ये हमास के लोग घुसे और उन्होंने निर्दोष आम जनता को, सेना के साथ युद्ध करे कोई बात नहीं, परंतु आम जनता को जिस प्रकार से मारा, बंधक बनाया, उससे और उस पे हैवानियत की हद ये होगी, उस पे नृत्य करना। चाहे दमन इस्राइल करे, दमन चाहे फिलिस्तीन करे, दमन नहीं, निर्दोष आम जनता का नहीं होना चाहिए। ये इससे क्या हुआ, अब लेबनान इसमें कूद गया। उधर से अफगानिस्तान में तालिबान, जो इस्लाम के प्रति अपने को सबसे बड़ा वफादार समझता है, उसने ईरान से कहा आप हमें सुरक्षित रास्ता दीजिए, हम फिलिस्तीन की तरफ से लड़ने के लिए, इजराइल को सबक सिखाने के लिए, फिलिस्तीन को अपना हक देने के लिए वहां लड़ने के लिए उतारू हैं। तो ये जो अनेक देश, उसका लेबनान ने डायरेक्ट हमला कर दिया है इस्राइल पे, हिजबुल्लाह गिरोह अलग लगा है। तो ये तमाम देश इस प्रकार से, सऊदी अरब ने भी, अभी अमेरिका ने काफी कोशिश करके सऊदी अरब और इस्राइल के बीच में तालमेल बढ़ा दिया था, वहां भी, जिससे इससे पूर्व मिस्र के साथ तालमेल बढ़ाया। परंतु आज जब हमला हुआ तो सऊदी ने हमास का समर्थन, और हमास अभी इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया भी आने वाली है और शायद ये इसी प्रकार से आएगी। ये तो हुआ एक संसार का एक बहुत बड़ा, जो यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े हुए युद्ध से भी खौफनाक है। इसमें भारत ने भी कड़ी निंदा की है और भारत को ये देखना चाहिए, ये सबक है पूरे विश्व को, कि ये लड़ाई उधर से जिस प्रकार से उत्तर कोरिया इस जंग में हमास के साथ खड़ा है, वहीं रूस भी का ये शिकायत है कि इस्राइल ने कहीं ना कहीं यूक्रेन का साथ दिया, अमेरिका का सहयोगी है। तो इसलिए ईरान के साथ रूस का गठबंधन जो ये यूक्रेन लड़ाई में चल रहा है, आने वाले समय में अगर इजराइल हमला करता है ईरान पे, तो वो भी लड़ाई बड़ी विराट हो जाएगी और इसका पूरा असर पूरे विश्व में पड़ेगा। भारत तटस्थ रहकर भी नहीं रह सकेगा। ये लड़ाई उन तमाम देशों से, मुल्कों की है जो ये सोचते हैं कि दुनिया में वार्ता के हिसाब से समाधान होता सिद्धांतों, यहां ताकत के बल पर, चाहे ईरान इराक लड़ाई हो, चाहे लीबिया में कर्नल गद्दाफी का, चाहे इराक में सदाम का समय हो, संसार हमेशा ताकत के बल पे चलता है। इसलिए आज हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर रखी है, कैलाश मानसरोवर कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ने हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर रखी है और आए दिन भारत में आतंकी हमला कर रहे हैं। ये एक सबक भी है कि किस प्रकार से आतंकी मंसूबे जो इस्लाम धर्म को एक युद्ध का हथियार बनाकर पूरे जनमानस को उसमें थोप देते हैं। आने वाले समय में भारत भी इस प्रकार की समस्या से जूझ सकता है। कश्मीर का जो इशू है, जिसमें आए गाए इस्लामिक देश भी आए दिन कश्मीर के विवाद में इस्लामिक विवाद मानते हैं, जबकि ये भूभाग का विवाद है। इस विवाद को भी
दुर्भाग्य से उसी इंग्लैंड ने पैदा किया, जो विवाद इंग्लैंड के कारण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो रहा है। सही ढंग से सीमाओं का बंटवारा न किया जाना या जबरदस्ती बंटवारा किया जाना, ये बहुत गंभीर समस्या है। इजराइल, अब अरब देशों को भी ये समझना चाहिए था, बहुत हो गई जंग, अब शांति की वार्ता होनी चाहिए, 2 दिन की जिंदगी में विकास की राह चलनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है, जियो और जीने दो जो भारत का सिद्धांत है, जो सिद्धांत भारत का था, उसको चीन ने रौंदने का काम किया। इसलिए ताकतवर देश बनना बहुत जरूरी है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। जिस प्रकार से हमले हमास ने किए, आने वाले दिनों में इस प्रकार के हमले अन्य देशों पे भी हो सकते हैं। इसलिए देश को सजग रहना चाहिए और अपनी जमीन पर इस प्रकार के अतिवादी लोग सर न उठा सके, इसलिए देश की सरकारों को इस प्रकार का कड़ा नियम बनाना चाहिए। उनको सर उठाने से पहले कुचलना चाहिए, किसी का शोषण न हो, किसी का दमन न हो, किसी से भेदभाव न हो, किसी के हितों पर कुठाराघात न हो, परंतु अंध तुष्टिकरण किसी का नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा भारत सरकार से भी ये निवेदन है कि आप सीमांत क्षेत्र है, ये उत्तराखंड सीमांत क्षेत्र है, हमारे पूर्वोत्तर के राज्य, आज जिस प्रकार से मणिपुर में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकारों के अंध तुष्टिकरण के लिए हो रहा है, उनकी अदूरदर्शिता के कारण हो रहा है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से उत्तराखंड की आम जनता अपनी जमीन के प्रति, अपने हक हकूकों के प्रति, अपने हितों के प्रति उदासीन है, आने वाले समय में उन्हें किसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मुलायम सिंह के एक शब्द ने पूरे उत्तराखंड को उद्वेलित करके रख दिया था, उसके दमन ने, उसके अत्याचार ने, उसके वो शब्द ने, इसलिए अपना सुरक्षित अपने घर बार को सुरक्षित रखिए, यहाँ पे घुसपैठियों को न बसने दे। इसलिए हमने कई बार से कहा, राज्य गठन से पहले हमारी ये मांग रही थी कि यहाँ सीमांत राज्य है, इस सीमांत राज्य में अन्य हिमालयी राज्यों की तरह सुरक्षा का कवच होना चाहिए था। वो सुरक्षा का कवच नहीं दिया। हमने इसीलिए राजधानी गैरसैंण की मांग की थी। वो राजधानी सरकारों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए या अपने पंचसारा संस्कृति के मोह में नहीं दिया। वही हमने ये कहा था कि हिमाचल की तरह यहाँ पे भू कानून होना चाहिए, ताकि आसानी से राष्ट्रद्रोही लोग, घुसपैठिए लोग, इसमें जबरन कब्जा करने वाले लोग यहाँ पे घुसपैठ करके यहाँ पे काबिज होने की मनसा से आने वाले लोगों पे अंकुश लगाया जाए। इसीलिए उत्तराखंड में भी धारा 371 के तहत या हिमाचल के तर्ज भू कानून लागू होना चाहिए था, मूल निवास लागू होना था झारखंड के तरफ। लेकिन उदासीन सरकारें, दलगत स्वार्थों में डूबे राजनीतिक दल, दिशाहीन, यहाँ पे जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन में जिस प्रकार से खंडूड़ी और तिवारी ने उत्तराखंड के हितों पर कुठाराघात किया, उससे आने वाले समय में किस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों को लिए जो सुरक्षित जगह थी, जहाँ पे विदेशी आक्रांताओं ने हमला तक नहीं कर पाए थे। इसीलिए हमारे पूर्वज उत्तराखंड, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए देश के विभिन्न भागों से आकर उत्तराखंड की इन कंदराओं में, ये किल्लानुमी कंदराओं में गए थे। उन किल्लानुमी कंदराओं को सुरक्षित रखने के लिए आज की पीढ़ी पे एक जिम्मेदारी थी, वो सजग होकर हिमाचल की तरह, झारखंड की तरह, पूर्वोत्तर की तरह अपने संवैधानिक हकों को ले लेती। पर लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज वर्तमान में जो भी सरकारें हैं, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या उससे पहले के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, वो इस प्रकार के जो मुख्य मांगे हैं, आज जिस प्रकार से उत्तराखंड एक प्रकार से नेतृत्वहीन है, दिशाहीन, केवल पदलोलुप नेताओं ने उत्तराखंड को पथभ्रष्ट कर दिया।
आज घुसपैठियों के कारण आने वाले समय में कश्मीर, असम और बंगाल की जैसे घुसपैठियों से जो समस्या वहां जूझ रहे हैं, हमें ये आशंका हम बहुत पहले से कहते हैं कि जिस प्रकार से तिब्बतियों को एक दिन अपने इसी उदासीनता के कारण अपनी जन्मभूमि से वंचित होने के लिए विवश होना पड़ा, पलायन का खाक छानना पड़ा, दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में दर दर भटकना पड़ा। तो ये आने वाले समय में उत्तराखंडियों की भी ये हालत हो सकती है, भारतीयों की भी ये हालत हो सकती है। संसार का कोई देश इस प्रकार से जो षड्यंत्र चल रहा है भारत के खिलाफ, चाहे कनाडा में हो, ब्रिटेन में हो, चाहे ये अपने ऑस्ट्रेलिया में हो, नाटो देशों में हो, पश्चिमी देशों में हो, इस्लामिक देशों में हो, जिस प्रकार से अभी यहाँ पे अपना ये पड़ोसी देश है, वहां पे ये कहा जाता है भारतीयों को भगाओ। अभी एक नए शासक बने, उनका ही यही स्लोगन था कि भारतीयों को भगाओ। कहां तक भागेंगे भारतीय, कहां भागेंगे भारतीय? इसलिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत सजग होना चाहिए। ये मोसाद द्वारा इस्राइल पे किया हुआ हमला भारतीयों के लिए भी, उत्तराखंडियों के लिए भी एक सबक है और विश्व के लिए एक खौफनाक खतरे की घंटी है। आने वाले देशों में, समय में इस प्रकार के हमले संसार के अन्य देशों पे भी हो सकते हैं, इसलिए सजग रहें। इस्राइल ऐसा देश है, अपनी सुरक्षा करने में सफल है, इसलिए इस्राइल की चिंता नहीं, क्योंकि वो सजग है, वो भारत की तरह उदासीन नहीं है। भारत तो अभी एशिया खेल में चीन ने हमारे अरुणाचल के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया, घुसने नहीं दिया अपने देश में, और हमारा देश जिसको चाहिए था, भारत अगर स्वाभिमानी होता तो तुरंत पूरे खिलाड़ियों के दल को चीन में हो रहे एशिया खेल का बहिष्कार करते, परंतु वो तो आतंकी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ लाल काल देश की संसद से लेकर सब तक आतंकी हमले करने वाले देशों से भी इस प्रकार का व्यवहार करने वाले लोग अपने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उदासीन रहते हैं। हमें आने वाले समय में सजग रहना है, अपनी सरकारों को, राजनीतिक दलों को तुष्टीकरण से रोकना है, और जब नागरिक मजबूत होगा तभी देश मजबूत और सजग होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप जहां भी रहें, इस प्रकार के तत्वों से सजग रहे, राष्ट्र विरोधी तत्वों से जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं, जो भारत की संस्कृति को हे समझते हैं, जो भारत की मजबूती में को कमजोरी में बदलना चाहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।